हेलो लर्नर्स। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा हम लोगों का वो रहेगा लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन पे। ओके, तो लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन ये दोनों टर्म आपने फ्रीक्वेंटली सुना होगा जेनेटिक्स के टॉपिक पे। आज हम लोग उसी पे डिटेल में बात करने वाले हैं। कई सारे डाउट्स होते हैं लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन को लेके, बच्चों को कई बार इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसको हम आज यहाँ पे कोशिश करेंगे कि पूरे डिटेल में उसको उसका बेसिक क्लियर करके आगे बढ़ने की। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे कि रिकम्बिनेशन क्या होता है। ओके, रिकम्बिनेशन क्या होता है। रिकम्बिनेशन आप लोग अगर मियोसिस पढ़ चुके होंगे तो मियोसिस में आपको पता ही होगा कि मियोसिस में क्या होता है। एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर होता है, राइट। क्रॉसिंग ओवर होगा और क्रॉसिंग ओवर के बाद हमें क्या मिलता है, रिकम्बाइंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कुछ पेरेंटल से वो लोग क्या होते हैं, अलग प्रोडक्ट होते हैं, राइट, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में। और इसमें हमारे माइटोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। इसी वजह से हमें पेरेंट जैसा था ठीक वैसा का वैसा क्या मिल जाता है, हमें दूसरा जनरेशन मिल जाता है। ओके, ये तो रहा हमारा रिकम्बिनेशन। उसके बाद एक और टर्म हम आज देखेंगे जो कि है लिंकेज। ओके, लिंकेज समझने के लिए हमें सबसे पहले मेंडल का एक लॉ समझना ज़रूरी है, जो कि आपका थर्ड लॉ ऑफ मेंडल के नाम से भी जाना जाता है। और वो एक्चुअली क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, आप लोग अगर मेंडल्स लॉज पढ़ चुके हो या फिर मेंडल्स जेनेटिक्स आप लोग पढ़ चुके हो तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में आप लोग क्लियर हो गए। अगर क्लियर नहीं भी हो तो फिर कोई मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग आज इसी सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे लिंकेज पे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला हम लोग, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आज क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ में क्या बोला था मेंडल ने। ओके, मेंडल ने इसमें ये बोला कि अगर कोई भी क्रोमोज़ोम, ओके, कोई भी क्रोमोज़ोम, जैसे कि हम क्या जानते हैं कि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। ये मान लेते हैं एक सेल है, अगर डिप्लॉयड हैं तो फिर हर एक क्रोमोज़ोम का अपना एक होमोलोगस पेयर डेफिनेटली होगा, राइट। एक आता है हमारे मदर से और दूसरा आता है हमारे फादर से। तो अगर दो इस तरह से क्रोमोज़ोम है, राइट, इसे मान लेते हैं क्रोमोज़ोम नंबर 1, इसे मान लेते हैं क्रोमोज़ोम नंबर 2। तो ये ये क्रोमोज़ोम नंबर 1 ही है, इसे 2 नहीं मानेंगे। क्रोमोज़ोम नंबर 1 का ही हमारे पास क्या है, एक मतलब 1 पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम है। तो ये सेल जब गैमेट फॉर्मेशन करेगा तब क्या होगा, ये तो खुद कैसा है, ये 2n है, ये खुद डिप्लॉयड है। तो ये जब गैमेट का फॉर्मेशन करेगा ये कैसा बनाएगा, n बनाएगा उसके बाद। तो n अगर बनाएगा तो क्या होगा, 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे और 2 डॉटर सेल में क्या होंगे, वही क्रोमोसोम नंबर 1 का एक क्रोमोसोम इस डॉटर के पास चला जाएगा और दूसरा जो डॉटर सेल बनेगा उसके पास भी क्रोमोसोम नंबर 1 का दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम जो होगा वो चला जाएगा, राइट। उन्होंने क्या बोला कि ये जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, राइट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये वाला जो क्रोमोसोम है ये यहाँ भी जा सकता है, इस सेल में भी जा सकता है और ये इस डॉटर सेल में भी जा सकता है। फिर ये वाला दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है वो यहाँ भी जा सकता है और इस सेल में भी जा सकता है। वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, राइट। तो अगर क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के तो डेफिनेटली क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होंगे, राइट। हम लोग ये जानते हैं कि जीन जो होता है वो क्या होता है, क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है। तो ये सेगमेंट में जो जीन प्रेजेंट होगा वो जीन भी क्या होगा, वो दूसरे वाले जो क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट होंगे उससे डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होगा, राइट। तो ये क्रोमोसोम जब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है इसी क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन प्रेजेंट होगा वो भी इंडिपेंडेंटली ही असॉर्ट हो रहे होंगे, राइट। तो उन्होंने यही बोला था। यहाँ पे आपके पास 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये 2 एग्जाम्पल अभी मैंने जो बोला उसी को समझाया है, उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। अगर ये वाला एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया तो डेफिनेटली लिंकेज बाएं हाथ का खेल है, वो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका और ये है आपका सेकेंड एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या लिया है देखना, जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ओके, क्या बोला है कि ये एक क्रोमोसोम है, ओके, ये दोनों क्या हैं,
एक वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे देखो कैपिटल ए एलील दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया है, स्मॉल ए एलील, राइट। हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी के केस में लिखते हैं, राइट। कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कैसा हो गया, एक जीन के दो एलील हो गए। तो एक जीन जहाँ पे प्रेजेंट है सिमिलर लोकस पे, एक क्रोमोसोम के सिमिलर लोकस पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं और वो जीन अगर सेम हुए तो फिर उन दोनों क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम। उसके बाद ये दो जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है ये दोनों भी होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। तो यहाँ पे क्या केस बन सकता है, देखो ये जो ए वाला कैपिटल ए वाला जीन जिस क्रोमोसोम पे है, ये जब इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट होके जाएगा, ये क्या है, दो अलग अलग क्रोमोसोम के बारे में दिया हुआ है। तो हमारे पास जो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स में क्या होंगे, ये दो क्रोमोसोम होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कितने दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, राइट। लेकिन आप लोग जब गैमेट्स में जाओगे तो हर एक गैमेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे कि नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2n से n बन रहा है। 2n का मतलब अगर यहाँ पे 4 है तो n का मतलब क्या होगा, 2 होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर एक गैमेट में जो क्रोमोसोम्स दिया हुआ है वो दो दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ पे देखो, अगर इस पर्टिकुलर ब्लू कलर का जिसके पास कैपिटल ए है वो अगर यहाँ पे आ गया तो उसके साथ ये कैपिटल बी आ सकता है कि नहीं, ये क्रोमोसोम आ सकता है। तो एक के साथ ये कॉम्बिनेशन क्या बना हमारे पास, कैपिटल ए एंड बी का कॉम्बिनेशन बना। सेकंड केस क्या हो सकता है, ये जो स्मॉल ए प्रेजेंट है, ये जो स्मॉल ए प्रेजेंट है उसके साथ क्या आ सकता है, स्मॉल बी आ सकता है, राइट। उसके और क्या हो सकता है, देखो स्मॉल ए के साथ क्या आ सकता है, कैपिटल बी आ सकता है, और कैपिटल ए के साथ क्या आ सकता है, स्मॉल बी आ सकता है। ये हो गए हमारे पॉसिबिलिटीज़, ओके। क्रोमोसोम्स इसी तरह से असॉर्ट होते हैं, यही पॉसिबिलिटीज़ है, ओके। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ है ये कैसा है, इक्वल पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे कि आप लोग जब कॉइन को टॉस करते हो, कॉइन टॉस करने के बाद आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, उसका कितना चांसेस होता है, 50% चांस होता है। वही सेम केस यहाँ पे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके इक्वल चांसेस होते हैं इनके होने के, राइट। इसका मतलब क्या है, कैपिटल ए का कैपिटल बी के साथ जाना जितना चांस है उतना ही चांस क्या है, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ आ सकता है, राइट। स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ आने के जितने चांसेस हैं, स्मॉल ए का स्मॉल बी के साथ आने के भी उतने ही चांसेस हैं। तो वही सारा मिला के क्या होना चाहिए, 100% चांस होना चाहिए। तो सब अगर इक्वल चांस है तो 25% सबके चांस आएंगे, ठीक है। इसका मतलब एक अगर हमारे पास इसी तरह का एक क्रोमोसोम है, मतलब इसी तरह का एक सेल है जिसके अंदर की क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है ये है, तो फिर हमारे पास जो गैमेट्स बनेंगे हर एक गैमेट बनने का चांस कितना होगा, 25% होगा, राइट। ये हमने क्या देखा पहले वाले एग्जाम्पल में कि अगर जीन्स होते हैं, जो जीन अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, वो जीन जब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं तो तब क्या होता है, हर एक कॉम्बिनेशन बनने के इक्वल चांसेस होते हैं, राइट। ये वाला हम सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या दिया है, देखो यहाँ पे एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम दिया है, ओके। एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम दिया है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम पे दो जीन के बारे में दिया है। यहाँ पे हमने क्या देखा, दो अलग अलग क्रोमोसोम पे दो जीन था। यहाँ पे क्या देखा हमने, एक क्रोमोसोम पे दो जीन है। एक क्रोमोसोम पे अगर दो जीन है तो फिर ये कैसा हो सकता है भाई, आप देखते हैं। और ये दो जीन जो हैं वो अलग अलग है, राइट। यहाँ पे एक कैपिटल ए है और यहाँ पे कैपिटल बी है। दूसरा इसी का होमोलोगस पेयर पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल ए है और यहाँ पे स्मॉल बी प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं ये कि जब मियोसिस होता है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, एक डिप्लॉयड सेल से हम लोग हैप्लॉयड सेल बना रहे हैं, राइट। गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं और गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है, मियोसिस होता है डेफिनेटली, ओके। अगर मियोसिस हो रहा है तो रिकम्बिनेशन तो होगा, ओके। अगर रिकम्बिनेशन हुआ तो रिकम्बिनेशन में प्रोडक्ट कैसा बनता है, रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो कैपिटल ए वाला सेगमेंट क्या हो सकता है, मतलब उसकी क्या क्या चांसेस हो सकते हैं देख लेते हैं। आइदर ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि रिकम्बिनेशन बिल्कुल भी ना हुआ हो। अगर बिल्कुल भी नहीं होगा रिकम्बिनेशन तो ये वाला जो क्रोमोसोम है हमारे पास, जो कैपिटल ए कैपिटल बी है, वो कैसा होगा,
वो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि उसमें रिकम्बिनेशन हुआ ही नहीं है, कुछ कंबाइन नहीं हुआ है उसमें, राइट। उसके बाद और क्या हो सकता है, अगर रिकम्बिनेशन नहीं हुआ है तो ये भी तो वही वैसा का वैसा आ जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, ओके। तो ये वाला देखो यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी आ गया है, और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी एज इट इज़ आ गया है। अगर रिकम्बिनेशन होता है तो क्या होगा, अगर रिकम्बिनेशन होता है तो ये वाला जो कैपिटल ए सेगमेंट है वो इधर चला जाएगा, ओके। ये चांस हो सकता है, जैसे कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये कॉम्बिनेशन कैसा बन जाएगा, देखो यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, या फिर यहाँ पे ही आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ये वाला देखो, बस थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बन गया, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ चुका है, मतलब कैपिटल बी वाला जो जीन है वो क्या किया है, खुद को इधर रिकम्बाइन कर दिया है, ओके। अगर ये इधर रिकम्बाइन कर देगा तो न्यू कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, कैपिटल ए के साथ क्या आ जाएगा, स्मॉल बी आ जाएगा, और स्मॉल ए के साथ क्या आ जाएगा, कैपिटल बी आ जाएगा, यही कॉम्बिनेशन बनेंगे, ओके। तो ये कॉम्बिनेशन अभी हमें मिल गया। तो यहाँ पे भी जो है आइदर रिकम्बिनेशन हो सकता है या रिकम्बिनेशन नहीं हो सकता, इसके भी क्या होते हैं 50-50 चांसेस होते हैं, ओके। तो ओवरऑल हमारे पास टोटल कितने चांसेस हैं, सबके होने के इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इक्वल चांसेस हैं, सबके होने के 25% चांस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ओके। तो अभी हमने क्या देखा, अगर कोई जीन दो अलग अलग क्रोमोसोम पे है तो उनमें क्या होता है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए तब क्या हो रहा है, इक्वल चांसेस हो रहे हैं, हमें गैमेट जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, वो जीन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, और जो गैमेट बनते हैं पेरेंटल बना हो या फिर रिकम्बाइंड वाला गैमेट बना हो, वो हमें कैसा मिल जाता है, एक्चुअली हमें मिल जाता है इक्वल चांसेस वाले गैमेट्स, ओके। और क्या है दूसरा वाला पॉसिबिलिटी में हमने क्या देखा कि दूसरे में क्या हो रहा है, अगर जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और उस क्रोमोसोम पे अलग अलग दूरी पे हैं, तो फिर भी क्या होगा, जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा तब भी क्या हो रहा है, वहाँ पे मियोसिस की वजह से क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगा, और रिकम्बिनेशन की वजह से कुछ हमें नए कम्बिनेशन वाले गैमेट्स मिलेंगे। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैं किसको पेरेंटल बोल रही हूँ, क्या है ये पेरेंटल कम्बिनेशन और क्या है ये रिकम्बाइंड वाला कम्बिनेशन। तो उसको समझने के लिए आप लोगों को एक अलग ये देखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला जो यहाँ पे हमने कैपिटल ए कैपिटल बी सेकंड वाला जो एग्जाम्पल था उसमें हमने क्या लिया था, एक्चुअली यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ आपको। यहाँ पे था हमारा कैपिटल ए था एक के पास, और एक के पास कैपिटल बी था, और एक के पास स्मॉल ए था और स्मॉल बी था, ये कॉम्बिनेशन था। मतलब एक क्रोमोसोम के पास, जो एक क्रोमोसोम हमने लिया था उसके पास कैपिटल ए कैपिटल बी था, ओके, और दूसरा जो क्रोमोसोम हमने लिया था स्मॉल ए एंड स्मॉल बी था। तो ये क्या है, ये पेरेंट के पास है, तो ये वाला क्या हो गया एक्चुअली हमारा पेरेंटल, राइट। उसके बाद क्या हुआ, अगर इसमें रिकम्बिनेशन होता है, और ये बोल सकते हो अगर इसमें मियोसिस 2 में अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो हमें प्रोडक्ट कैसा मिल रहा था, कैपिटल ए स्मॉल बी मिल रहा था और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी मिल रहा था। तो ये कैसा वाला प्रोडक्ट हो गया, एक्चुअली ये हो गया रिकम्बाइंड प्रोडक्ट, राइट। ये इसको बोलते हैं रिकम्बाइंड प्रोडक्ट, और मियोटिक प्रोडक्ट भी बोला जाता है इसे, और क्रॉस ओवर प्रोडक्ट भी इसे बोला जाता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के बाद ये आ रहा है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो कैपिटल ए कैपिटल बी था सेम क्रोमोसोम पे, यहाँ पे उसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया है, ओके। स्मॉल ए स्मॉल बी जिस क्रोमोसोम में था उस क्रोमोसोम में क्या आ गया है, एक न्यू कॉम्बिनेशन यहाँ पे डेवलप हो चुका है, स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा पेरेंटल एंड रिकम्बाइंड प्रोडक्ट। इसके बनने के हमारे पास सबको इक्वल चांसेस प्रेजेंट होते हैं, इतना भी याद रख लेना। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे वही सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है फिर से, कि हमारे पास क्या होते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर एक क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे है, ओके। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो ये एक क्रोमोसोम आया था, ये कैसा हो जाएगा, वही सेम क्रोमोसोम, लेकिन क्रोमाटिड क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे 1A था, एक के पास कैपिटल ए था, और अभी दो जो बन चुके हैं क्रोमाटिड्स वहाँ पे क्या हो गए हैं, इसके पास भी कैपिटल ए इसके पास भी कैपिटल ए, वही
सेम चीज़ यहाँ पे रेप्लिकेशन के बाद ये हो जाएगा। अगर ये दोनों क्या है, ये दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अगर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो इसमें क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगा डेफिनेटली। यहाँ पे ये पिक्चर विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि अगर इसमें रिकम्बिनेशन हो रहा है तो हमें क्या क्या मिलेगा। देखो इस पिक्चर में यहाँ पे आपको उसका जो राइटिंग है वो आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन आपको कलर विजिबल हो जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो ये दोनों का रिकम्बिनेशन हुआ, मतलब इन्हीं दोनों का, ये दोनों क्रोमोसोम का रिकम्बिनेशन हुआ। रिकम्बिनेशन होने के बाद यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, ये जो ब्लू कलर का क्रोमोसोम था उसके पास एक छोटा सा सेगमेंट जो है रेड कलर का आ गया है, और ये जो रेड कलर का क्रोमोसोम था वहाँ पे छोटा सा सेगमेंट ब्लू कलर का आ चुका है। तो ये हो गया हमारा रिकम्बिनेशन। ओके, इस तरह से जीन का रिकम्बिनेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भी वही सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है रिकम्बिनेशन के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है वही सेम एग्जाम्पल, आपके कितने परसेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे फिर से अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। फिर से डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद क्या हुआ, फिर से मियोसिस में वो दोनों सेपरेट हो गए, और रिकम्बाइन होने के बाद हमारे पास टोटल वही सेम इक्वल अमाउंट के, हमारे पास इक्वल परसेंटेज के गैमेटिक कॉम्बिनेशंस मिल गए हैं। ओके, अब देखते हैं कि अभी तक हमने ये देखा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास जो क्रोमोसोम है, ओके, अगर हमारे पास जो जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम में, वो आइदर हमने क्या पढ़ा कि दो अलग अलग क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट हैं तब वो लोग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, या फिर एक क्रोमोसोम में भी वो क्या हो सकते हैं, मियोसिस के थ्रू रिकम्बाइन हो सकते हैं, कुछ अलग प्रोडक्ट दे सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या होगा अगर एक ही क्रोमोसोम में दो जीन क्या होंगे, पास पास होंगे। ओके, उस केस में क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर मान लो, यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। यहाँ पे देखो एक क्रोमोसोम दिया है जिसमें कि कैपिटल ए और कैपिटल बी जीन दो हैं, और ये दो जीन क्या हैं, काफ़ी पास में प्रेजेंट है, बहुत पास हैं ये दोनों। और सेम इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है, जो कि इसमें भी काफ़ी पास में प्रेजेंट है। तो इसमें जो गैमेट्स बनेंगे, हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग रिकम्बिनेशन होने के बाद और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होते हैं, कुछ न्यू गैमेट्स बनते हैं। जैसे कि पेरेंटल कम्बिनेशन के बारे में अगर बात करें तो कैपिटल ए कैपिटल बी ये जो है ये पेरेंट में प्रेजेंट है, और स्मॉल बी पेरेंट में प्रेजेंट है। ओके, जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी ये एज इट इज़ आ सकता है, राइट। उसके बाद क्या होगा, ये जो स्मॉल बी है ये भी क्या हो सकता है, एज इट इज़ आ सकता है, इसके भी चांसेस हैं। तो ये अगर आ गया तो पेरेंटल ये हो गया, राइट। और रिकम्बिनेशन क्या होगा, रिकम्बाइन होने के बाद होगा, मतलब कैपिटल ए के साथ क्या आ जाएगा, स्मॉल बी आ जाएगा। ओके, और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये वाला कौन सा प्रोडक्ट है, हमारा रिकम्बाइंड प्रोडक्ट है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जहाँ पे कि दो जीन बहुत ही क्लोज होते हैं, उनमें क्या हो जाता है कि ये जो रिकम्बाइंड वाले प्रोडक्ट है, ओके, ये जो रिकम्बाइंड वाले प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी कम मिलते हैं। उसका मतलब क्या हो गया भाई, कि दो अगर क्रोमोसोम में, होमोलोगस क्रोमोसोम में, ओके, दो होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर जो जीन है, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है, ओके, तो ये दोनों काफ़ी पास में प्रेजेंट है। तो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर रिकम्बिनेशन होता है और 50-50 चांसेस होते हैं। ओके, सारे जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसमें अगर हम लोग रिकम्बाइंड वाला देखें या फिर पेरेंटल देखें तो उनमें कितने परसेंट होते हैं चांसेस, उसमें 25% चांस होता है। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, यहाँ पे जो पेरेंटल कम्बिनेशन है, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका रिकम्बाइन होने के टेंडेंसी बहुत कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये रिकम्बाइन बहुत कम होंगे। समझ में आया, उसमें क्या होता था, इजीली रिकम्बाइन हो जाते थे। ओके, इसीलिए हमें 25% ऑफ टोटल प्रोजेनी जो होते थे वो कैसे मिल जाते थे, हमें रिकम्बाइंड मिल जाते थे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, देखो ये जो पेरेंटल वाला कम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है, ये जब गैमेट में जाएगा तो ये इसके एज इट इज़ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी करके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रिकम्बाइन होने के चांसेस उसके बहुत ही कम हैं। समझ में आया। तो अगर कैपिटल ए कैपिटल बी यहाँ पे ये कैसा है, पेरेंटल है, और ये वाला स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी ये कैसा है, ये रिकम्बाइंड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिख रहा होगा कि ये जो परसेंटेज है 2%, देखो
जो हमारे पास रिकम्बाइंड प्रोडक्ट मिले हैं टोटल दोनों मिला के कितना परसेंट हुआ, 4% ही हुआ है। मतलब अगर 100 प्रोजेनी हमें मिलते हैं तो उसमें से सिर्फ 4 प्रोजेनी ही ऐसे दिखेंगे जो कि रिकम्बिनेंट हैं, ओके, न्यू कम्बिनेशन शो कर रहे हैं। और फिर बाकी यहाँ पे देखो 48 और 48% जो है वो पेरेंटल मिल रहा है, मतलब एज इट इज़ आ रहे हैं ये जीन्स। तो फिर इसको बाकी जो 96 गैमेट्स हमें मिलेंगे या फिर 96 प्रोजेनी जो मिलेंगे उनमें हमें कैसा कम्बिनेशन देखने को मिलेगा, पेरेंटल कम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये क्या था एक्चुअली, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का टोटल ऑपोजिट कंसेप्ट था। क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोलता है कि हर एक जीन जो प्रेजेंट होता है वो दूसरे जीन के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, वो आराम से क्या हो जाएगा, असॉर्ट हो जाएगा, गैमेट में चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी साथ में है तो ये मैक्सिमम टाइम क्या हो रहे हैं, साथ में ही ट्रेवल कर रहे हैं, ये लोग क्या रिकम्बाइन नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए लिंकेज को क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन। मेंडल के जो लॉज होते हैं, मेंडल का ये लॉ इसीलिए यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं है या फिर यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो भी जीन होते हैं, जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं, उस क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जो लिंकेज प्रॉपर्टी शो करते हैं, ओके। और ऐसा रिकम्बिनेंट वाले भी शो करते हैं, लेकिन ऐसे जीन भी हमारे पास हैं जो कि जो हमारा ये लिंकेज वाले प्रॉपर्टी शो करते हैं। सोचने वाली बात है कि हमारा जो क्रोमोसोम है, हमारे पास जितने टोटल जीन हैं, आप लोग अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि लगभग हमारे पास 30,000 जीन प्रेजेंट है, राइट। तो ये 30,000 जो जीन है वो कितने क्रोमोसोम में एक्चुअली डिवाइडेड हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा क्रोमोसोम है, कभी कभी क्या होता है कि दो जीन बहुत दूर दूर हो जाते हैं, और कभी कभी क्या हो सकता है कि दो जीन बहुत पास भी आ सकते हैं। अगर ये दोनों काफ़ी पास में आ गए तो इसमें क्या होगा, रिकम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, और ये क्या होंगे, स्टिक रहेंगे, मतलब ये अपने होमोलोगस वाले क्रोमोसोम के साथ रिकम्बाइन नहीं करेंगे, और ऐसा का ऐसा ही क्या हो जाएगा, ये जीन जो है अपने गैमेट्स में चला जाएगा, ओके। तो यही होता है आपका लिंकेज। अभी तक आपको अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि नॉर्मली जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, राइट, नॉर्मली जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो उस केस में क्या होता है कि दो जीन क्या, अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है, दो जीन इस तरह से प्रेजेंट होता है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अगर वो लोग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या कम्बिनेशन मिलते हैं, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी मिल सकता है, ओके, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी मिल सकता है, ओके। और क्या हो सकते हैं, पेरेंटल कम्बिनेशन भी मिल सकते हैं, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी हो सकता है, और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी भी हो सकता है। तो ये सारे हमारे पास 25% मतलब ईच इक्वल अमाउंट में ये सारे क्या होते हैं, हमें मिल जाते हैं। लेकिन अगर लिंकेज हुआ, ओके, लेकिन अगर लिंकेज हुआ तो लिंकेज में क्या हो जाएगा, ये दोनों जो जीन होंगे, मान लो ये पी एंड क्यू हम लोग ले लेते हैं, ये दोनों पास में प्रेजेंट होंगे, ओके, काफ़ी पास होंगे। तो ये कैपिटल पी मान लेते हैं और ये मान लेते हैं हम स्मॉल पी, ओके। यहाँ पे स्मॉल क्यू, ये दोनों काफ़ी क्लोज प्रेजेंट है। तो इसमें भी क्या हुआ, रिकम्बिनेशन होगा डेफिनेटली, लेकिन वो रिकम्बिनेशन जो है वो काफ़ी कम होगा। यहाँ पे कैपिटल पी के साथ क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू आ सकता है, ओके, कैपिटल और स्मॉल पी के साथ क्या आ सकता है, स्मॉल क्यू आ सकता है, ओके। और क्या आ सकता है, कैपिटल पी के साथ स्मॉल क्यू भी आ सकता है, और स्मॉल पी के साथ कैपिटल क्यू भी आ सकता है। लेकिन ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये दोनों जो होते हैं इनके प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाते हैं, ओके। होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें क्या होता था, हमने 96% देखा था, और जो आपका रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन है वो उसमें हमने सिर्फ 4% रिकम्बिनेशन देखा था। उसके बाद यहाँ पे देखना, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है ड्रोसोफिला का। इसमें क्या दिया है, लिंकेज का ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक ड्रोसोफिला है, और इस ड्रोसोफिला में हमने दो जीन के बारे में यहाँ पे स्टडी किया है। वो दो जीन क्या हैं एक्चुअली,
जीन है आपका पर्पल आई कलर के लिए, ओके, यहाँ पे है पर्पल आई कलर एंड वेस्टिजियल विंग, ओके। वेस्टिजियल विंग का मतलब क्या होता है, छोटे विंग्स होते हैं, ओके, ये छोटे विंग्स होते हैं। आइदर ड्रोसोफिला में क्या हो सकता है, रेड आइज हो सकता है, पर्पल आइज हो सकता है। तो अगर पर्पल आइज जो है वो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है और वेस्टिजियल भी विंग्स भी जो होते हैं वो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। जो डोमिनेंट एलील है, जैसे हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं, राइट, और रिसेसिव एलील को स्मॉल टी के हिसाब से हम लोग डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं जेनेटिक्स पे अगर बात करें तो, जैसे कि पर्पल आई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, PR, और अगर वो डोमिनेंट एलील को शो कर रहा है तो उसे प्लस लिख देते हैं। और जो रेड आई है वो कैसा है यहाँ पे, जो रेड आई है वो एक्चुअली कैसा है, डोमिनेंट है, और जो पर्पल आई है वो एक्चुअली रिसेसिव है। तो ये जो रेड आई है उसको हम लोगों ने कैसे शो किया है, PR प्लस के हिसाब से शो किया है, और जो पर्पल आई है वो रिसेसिव कैरेक्टर है तो PR हिसाब से हमने शो किया है यहाँ पे। तो ये देखो, ये दोनों का क्रॉस किया गया है, दो ड्रोसोफिला हैं। पहला वाला जो ड्रोसोफिला लिया गया है ये फीमेल है, और ये फीमेल कैसी है एक्चुअली, रेड आई एंड नॉर्मल विंग्स। अगर रेड आई है तो फिर ये देखो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स लिया गया है, तो क्या होगा इसमें, रेड आई है तो रेड आई है तो PR प्लस आ गया है, और उसके साथ नॉर्मल विंग है। वेस्टिजियल विंग को हम लोग VG से डिनोट करते हैं, ओके। और अगर नॉर्मल विंग हुआ तो वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसी वजह से हम इसको VG प्लस के हिसाब से डिनोट करते हैं। तो ये आ गया PR प्लस VG प्लस, ये कॉम्बिनेशन आ गया। ये कैसा है मान सकते हो, ये आप लोग मान सकते हो ये ये होमोजाइगस है, राइट, होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सेकेंड वाला जो केस है ये है पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग। पर्पल आई जो होता है वो कैसा है, उसको हम लोग PR से डिनोट करेंगे क्योंकि वो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह से वेस्टिजियल विंग को VG से डिनोट करें। इन दोनों का अगर क्रॉस हुआ तो फिर हमारे पास जो F1 प्रोजेनी आएगा वो कैसा होगा, एक के पास ये इससे एक गैमेट बन रहा होगा, राइट, इससे एक गैमेट बनेगा और इससे एक गैमेट बनेगा। इससे जो गैमेट बनेगा उसके पास क्या होगा, PR प्लस एंड VG प्लस, यही गैमेट आएगा। और इससे जो गैमेट बनेगा वो गैमेट कैसा होगा एक्चुअली, PR एंड VG होगा, ओके। तो इन दोनों गैमेट क्या होंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूज़ होने के बाद फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो PR प्लस VG प्लस आ गया, और इस वाले ड्रोसोफिला से क्या आ गया हमारे पास, PR एंड VG आ गया, ओके। इस तरह से ये हेट्रोजाइगस कंडीशन ये शो करेगा। ये हो गया आपका F1 प्रोजेनी, ओके। उसके बाद देखते हैं इसके आगे क्या होता है। हमें तो मिल गया क्या, F1 प्रोजेनी मिल गया। यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारा F1 प्रोजेनी है। आप लोगों को शायद ये क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको जूम कर लेती हूँ, ओके। तो हमें क्या मिल गया था एक्चुअली, यहाँ पे F1 प्रोजेनी मिल गया था, जो कि किस तरह का था, PR प्लस VG प्लस और PR एंड VG। मतलब इसके पास क्या है, रेड आई कलर है, आपको दिख रहा होगा, और उसके साथ साथ लॉन्ग विंग्स प्रेजेंट है, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, F1 जनरेशन को हमने किसके साथ क्रॉस करवाया एक्चुअली, उसके बाद हमने क्रॉस करवाया उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ, ओके। रिसेसिव पेरेंट मतलब क्या है, पर्पल आई कलर एंड वेस्टिजियल विंग। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो फीमेल है ये दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है, राइट। पहला गैमेट क्या होगा, ये PR प्लस और VG प्लस प्रोड्यूस करेगी, ओके। और दूसरा वाला जो गैमेट है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, PR एंड VG प्रोड्यूस करेगी, राइट। लेकिन यहाँ पे जो होमोजाइगस है, ये जो होमोजाइगस रिसेसिव हमने लिया दूसरे में, तो फिर ये एक ही तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगा जो कि PR VG एंड PR होगा, ओके। तो इन दोनों का अगर हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 4 कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, ओके। इसमें क्या है देखो, पहले वाले में हमारे पास PR प्लस VG प्लस एक गैमेट है, ओके। उसके साथ साथ PR एंड VG दूसरा वाला है। उसके बाद उसके बाद क्या है, PR प्लस VG है और PR एंड VG है। ये चारों कहाँ से आए एक्चुअली हमारे पास कॉम्बिनेशंस, यहाँ से, ओके। ये पहले वाले जो फीमेल है, फीमेल से क्या आ सकता है, फीमेल से ये चारों कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, राइट। तो उसके बाद देखते हैं कि मेल से कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है। मेल के पास हमारे पास बस
रिसेसिव कंडीशन था, एक ही कंडीशन था PR एंड VG। ओके, इसके साथ जब कंबाइन होता है तो क्या क्या मिल रहा है देखना ध्यान से। इसमें आपको पहला कॉम्बिनेशन मिल रहा है PR प्लस VG प्लस एंड PR VG, ये पहला कॉम्बिनेशन मिला। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या मिला कि PR VG मतलब ये वाला स्पर्म, ओके, ये स्पर्म के साथ क्या हुआ, PR VG कंबाइन होने के बाद हमें ये वाला कॉम्बिनेशन मिला। ओके, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है देखो ध्यान से। अगर आपको याद होगा तो पेरेंटल हमने क्या लिया था, यहाँ पे पेरेंट कौन है, ये जो क्रॉस हमने किया इसका पेरेंट कौन है बताना, ये वाला, राइट, इसके लिए पेरेंट ये है और ये है, ये दोनों पेरेंट है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में पहला वाला जो पेरेंट है फीमेल पेरेंट, उनमें क्या मिल रहा है देखो, उसमें हेटेरोजाइगस मिल रहा है कि नहीं, एक PR प्लस के साथ एक PR मिल रहा है और VG प्लस के साथ एक VG मिल रहा है, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ओके, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो जो कॉम्बिनेशन हमें ये वाला मिला, पहले वाला जो कॉम्बिनेशन हमें मिला, क्या मिला है, PR प्लस के साथ PR, उसके साथ VG प्लस के साथ VG, क्या ये सिमिलर है पेरेंट्स से? ओके, ये बिल्कुल सिमिलर है अपने पेरेंट्स से, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन मानेंगे हम लोग, उसका पेरेंटल कॉम्बिनेशन मानेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा वाला जो बना, दूसरा वाला क्या बना है, PR के साथ VG। ओके, यहाँ पे भी PR के साथ VG बना है, तो ये कौन सा कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। तो क्या ये कंडीशन सेम टू सेम इसी का कंडीशन है, PR VG वही सेम कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन हो गया। तो ये दोनों जो हमें मिले हैं, ये दोनों कैसे मिले हैं, सेम उनके पेरेंटल टाइप के मिले हैं, राइट। और बाकी दो जो हमें मिलेंगे वो दोनों कैसे मिलेंगे, हमें रिकम्बिनेंट मिल जाएंगे, ये भी पॉसिबल है। ओके, तो हमारे पास टोटल इतने सारे ड्रोसोफिला आए हैं, उसमें से कुछ पेरेंटल हैं और उसमें से कुछ रिकम्बिनेंट वाले ड्रोसोफिला हैं। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, एक्चुअली हमारे पास जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1339 पहला वाला हमें मिल रहा है, दूसरा वाला 1195 मिल रहा है। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ जो है वो आपका क्या है, रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट है, जो कि 151 एंड 154 मिल रहा है। ओके, मतलब काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू पहला दो पेरेंटल जो दो है। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि दो जीन जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, राइट, पर्पल कलर और वेस्टिजियल विंग, इन दोनों के लिए दो जीन जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो दोनों क्या हो रहे हैं, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। अगर ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते तो हमारे पास ये जितने भी कॉम्बिनेशन मिलते ये सारे सेम मिलते कि नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हर एक कॉम्बिनेशन का आने के चांसेस कितने होते हैं, 25% हो जाते हैं। और 25% अगर होते तो ये टोटल जितना भी है उसका 25% ये वाला पहला होता, फिर 25% ये होता, वही सेम 25% में सारे नंबर्स मिलते हमें। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, पेरेंटल काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है और जो रिकम्बिनेंट वाले प्रोडक्ट है वो काफ़ी कम मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये दो जो जीन प्रेजेंट है, कौन सा जीन, वेस्टिजियल विंग के लिए और पर्पल आई कलर के लिए, ये दोनों जीन क्या हैं, काफ़ी पास प्रेजेंट है। ओके, ये दोनों जीन क्रोमोसोम के काफ़ी नज़दीक हैं, जिसके वजह से कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वो लोग लिंकेज शो कर रहे हैं, वो दोनों साथ में आने के लिए ज़्यादा टेंडेंसी शो करते हैं। ओके, तो आपका इसके साथ साथ क्या है, एक्चुअली एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। ओके, ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये NCERT में भी दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल के बारे में पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग NCERT का जो डायग्राम है उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। इसको अगर समझ लिया तो डेफिनेटली आप NCERT का डायग्राम इजीली समझ जाओगे, क्योंकि वही सेम चीज़ ही NCERT में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने ये जो क्रॉस हुआ था ये किन्होंने किया था, ये मॉर्गन ने किया था। ओके, तो इन्होंने पेरेंटल फिनोटाइप, ओके, इन्होंने दो ड्रोसोफिला चूज़ किया, जिसमें कि पहला वाला जो ड्रोसोफिला था वहाँ पे क्या था, एक्चुअली वाइट आई एंड मिनिएचर विंग, और इसके जो विंग्स होते हैं वो छोटे छोटे विंग्स थे। उसके साथ ये कैसा आया था, इसका वाइट आया था। ओके, वो उन्होंने फीमेल लिया। और जो मेल था, मेल कैसा लिया उन्होंने, वाइट आई की जगह और मिनिएचर विंग का जस्ट उसका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने ले लिया। ओके, तो जो डोमिनेंट होता है वो कैसा होता है, उसको और क्या बोलते हैं, उसको वाइल्ड टाइप बोलते हैं। वाइल्ड टाइप का मतलब कुछ नहीं, डोमिनेंट ही है। ओके, डोमिनेंट को ही
क्या बोलते हैं, वाइल्ड टाइप बोला जाता है। तो हम जानते हैं कि वाइल्ड टाइप जो होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, प्लस दे के डिनोट करते हैं, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्लस यूज़ करके भी इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो W और M जीन है वाइट आई और मिनिएचर विंग के लिए, तो W और M अगर सिर्फ ऐसा लिखा जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लो स्मॉल t स्मॉल r, उसको लिखने की जगह यहाँ पे नॉर्मली लिखा गया, और अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो फिर किसे डिनोट करता है, कैपिटल T और कैपिटल R जैसे हम लोग लिखते हैं उसके डोमिनेंट फॉर्म को ये रिप्रेजेंट कर लेता है। तो यहाँ पे देखना, जो दो हमने पेरेंटल लिया उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, एक F1 जनरेशन आएगा, राइट। F1 जनरेशन में क्या होगा, ध्यान से देखो कि पहला वाला ये पेरेंटल जो था उसके पास क्या था, कैपिटल W एंड M था, ओके, यही था। उसके बाद ये जो वाइल्ड टाइप है, फीमेल जो थी, फीमेल के पास क्या था, W प्लस एंड M प्लस, ओके। तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, सोचो, ये W M आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, W प्लस M प्लस, यही कॉम्बिनेशन आएगा गैमेट में, राइट, यही कॉम्बिनेशन आएगा जाइगोट में, ओके। तो ये क्या बन गया हमारे पास, हेटेरोजाइगस कंडीशन बन गया, राइट। तो ये जब हेटेरोजाइगस के साथ हम फिर से क्या करेंगे, उसके रिसेसिव के साथ इसको क्रॉस कराएंगे, और रिसेसिव कौन है भाई, यही वाला है रिसेसिव, ओके, W और M। तो इसके साथ जब हम लोग इसको क्रॉस करवाएंगे तो सेम टू सेम जैसे हमने पहले वाले क्रॉस में देखा था कि किस तरह से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, यहाँ पे सेम उसी तरह का हो रहा है। देखो, वाइट आई एंड मिनिएचर विंग, वाइट आई एंड मिनिएचर विंग क्या, यहाँ पे एक पेरेंटल है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें मिल रहा है इतने सारे कॉम्बिनेशन ये लास्ट वाले फिगर में, इसके लिए जो पेरेंट है वो कौन है, ये वाला WM, ये वाला हेटेरोजाइगस है, और यहाँ पे जो हमने दूसरा वाला पेरेंट लिया है कौन सा, W और M के साथ, राइट। तो ये दोनों इसके लिए पेरेंट हैं। तो ये कौन सा है, एक्चुअली वाइट आई एंड मिनिएचर विंग है। तो ये इसके लिए क्या है, पहला वाला जो हमें मिला वो वाइट आई एंड मिनिएचर विंग मिला, तो वो पेरेंटल हो जाएगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन को शो करेगा, ओके। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा इसी तरह से कई सारे कॉम्बिनेशंस हमें मिलेंगे, और जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी मिल रहा है ये कैसा हो रहा है, देखो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें मिल रहा है, और जो रिकम्बिनेंट है वो काफ़ी कम मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो हमें फिनोटाइप कितना मिला, पेरेंटल 1541 मिला, और जो रिकम्बिनेंट है वो 900 मिला। उसमें ऐसा कुछ भी गारंटी नहीं होता लिंकेज में कि 4% ही 4% ही रिकम्बाइंड प्रोडक्ट मिलेंगे या 10% ही मिलेंगे। वो डिपेंड किस पे करता है, एक्चुअली दो जीन कितना लिंक है। अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज होंगे तो फिर वो क्या करेंगे, उतना ही कम रिकम्बिनेशन शो करने लगेंगे, ओके, उतना ही कम रिकम्बिनेशन उनमें क्या होगा, शो होगा। मतलब अगर दो जीन काफ़ी क्लोज है, मतलब बहुत ही क्लोज है, बहुत कम डिस्टेंस है इन दोनों में, तो फिर इनमें क्या होगा, जो हमारे पास न्यू रिकम्बिनेशन वाला टाइप मिल रहा है, जो न्यू रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो काफ़ी कम मिलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इस केस में क्या हो गया, 4% जो हमारा रिकम्बाइंड प्रोडक्ट मिला। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दो जीन अगर थोड़ा सा डिस्टेंस है इन दोनों में, ओके, जैसे कि रिकम्बिनेशन थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, तो उनके केस में क्या हो सकता है, हमें 10% तक क्या मिल सकता है, हमें रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट भी मिल सकता है। तो ये जो रिकम्बिनेशन का परसेंटेज होता है, या जब हम लोग फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, एक्चुअली दो जीन के बीच में कितना डिस्टेंस प्रेजेंट है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, ओके, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगा, ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखा था कि अगर दोनों डिस्टेंस ज़्यादा हैं तो क्रॉसिंग ओवर इजीली हो सकता है। और अगर ये भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो क्या हो सकता है, लिंकेज क्या होगा, वो कम हो जाएगा, राइट। क्योंकि डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो वो दोनों जो जीन होते हैं वो क्या ऐसे मतलब एज इट साथ में आना पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, वो दूसरे के साथ इजीली रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो ये एक क्या है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रख लेना चाहिए। क्या है, डिस्टेंस और रिकम्बिनेशन जो होते हैं वो डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं, और डिस्टेंस और लिंकेज जो होते हैं वो इनवर्स रिलेशनशिप
शो करते हैं। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्रॉस जो है वो कैसा है एक्चुअली, वो आपका एनसीईआरटी का दिया हुआ वही सेम डायग्राम है जिसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम एक्सप्लेन कर रहे थे। इसमें क्या दिया है, इसमें वही सेम चीज़ है, आपका वाइट आई येलो एंड वाइट है और वाइल्ड टाइप के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हर एक फिगर, हर एक डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे।